हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मेरा नाम है प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारे एसएसटी सेशन की ये पहली वीडियो होगी। ठीक है, तो इक्वालिटी वर्ड से हम क्या समझेंगे? इक्वालिटी से जो सबसे पहली चीज हम समझते हैं वो ये होता है कि एवरीबडी इज इक्वल, सब एक बराबर हैं। और हम ये इक्वालिटी हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में कैसी है? ठीक है, जो हमारी कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड वी ऑल नो दिस। बट डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है पीपल आर above everything। अब इसका ये मतलब होगा कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के, वो हर चीज से ऊपर है। जो अटमोस्ट पावर है वो किसी पॉलिटिशियन या किसी पार्टी के हाथ में नहीं है। जो अटमोस्ट पावर है वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के हाथ में है। पर वो अटमोस्ट पावर है क्या? वो पावर है कि वो किसी को भी चूज कर सकते हैं एज द गवर्नमेंट, कि वो मतलब किसे वो चाहते हैं कि हमें गवर्न करे। ठीक है, दे हैव द पावर टू वोट एंड सिलेक्ट द फेवरेबल गवर्नमेंट। तो उस पावर टू वोट को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज। और इसका क्या क्राइटेरिया होता है? जो भी 18 या 18 प्लस हैं दे कैन वोट, they can vote and choose the government। ठीक है, तो ये होता है इंडियन डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी दी जाती है, इसीलिए इसमें लोगों के राइट्स की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और इस ऐसे में क्योंकि हर सिटीजन इक्वल है, इसलिए इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इक्वालिटी हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर दी है। ये एक 1975 की मूवी है दीवार। ये उसका आपको सीन्स दिए हैं जहाँ पे एक आपको इसके थ्रू एक हिंट मिला है कि मतलब क्या इक्वालिटी बेसिकली होती है। तो इसमें ये जो बच्चा होता है ये जूते पॉलिश कर रहा होता है एंड देन दिस बिजनेसमैन कम्स और फिर ये इससे अपने शूज पॉलिश करवाता है एंड जो इस बच्चे की पेमेंट होती है इसके काम की, वो एक सिक्का उसे फेंक के देता है। और ये बच्चा मना कर देता है उस सिक्के को लेने से, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो भी काम कर रहा है, भले ही वो सोसाइटी के टिपिकल नॉर्म्स के हिसाब से एक छोटा काम है, बट तब भी उसके काम को डिग्निटी और रिस्पेक्ट से ट्रीट करना एक बिजनेसमैन का भी मॉरल राइट है। So that is what is written here. A boy who works as a shoe shine refuses to pick up a coin thrown at him. He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fee be given respectfully। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो रिकग्नाइज करता है हर पर्सन को इक्वल। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है एक रूल बुक जिसे गवर्नमेंट फॉलो करती है टू रन द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान होता है। इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इनफैक्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इट हैज सो मेनी आर्टिकल्स, पार्ट्स, स्केड्यूल्स एंड डिफरेंट उसमें जो लॉज दिए गए हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको कैसे रिकग्नाइज करता है? एक बराबर रिकग्नाइज करता है, जिसका ये मतलब है कि भले वो इंसान मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, कास्ट उसकी कोई भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, वो चाहे ट्राइब से ही क्यों ना हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो,
बट वो तब भी इक्वल ही रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। अब इससे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप क्या समझेंगे कि भले ही एक बहुत बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन ही क्यों ना हो और या फिर एक बिलो पॉवर्टी लाइन एक लेबरर हो, कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में वो दोनों इक्वल रहेंगे। सेम गोज विद द एजुकेशनल राइट, भले ही कोई एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो और एक इलिटरेट पर्सन क्यों ना हो, दोनों अगेन कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में इक्वल रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक बराबर ट्रीट करता है और वैसे ही हमारा जो लॉ है, जो हमारी जुडिशरी है, वो भी सबको एक बराबर ट्रीट करती है। आपने एक कॉमन सेइंग सुनी होगी कि कानून अंधा होता है। इट मीन्स कि उसके सामने कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता, सब एक बराबर है। दिस इज नॉट to say that inequality ceases to exist. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. भले ही ये ऑन ग्राउंड लिख दिया गया हो, बट देन इसका ये मतलब नहीं है कि इक्वालिटी एग्जिस्ट, सिर्फ इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। आप आज भी रूरल इंडिया या फिर कुछ ऐसे पिछड़े इलाकों में जाके देख सकते हैं कि कास्ट सिस्टम का जो रिजिड कंसेप्ट है वो उतनी ही रिजिडिटी से आज भी एग्जिस्ट करता है। कोई भी जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट लोग हैं, उनमें वो जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी आज के टाइम में भी काफी एग्जिस्ट करता है। बट देन द थिंग इज कि कम से कम एक जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है वो सारे लोगों में रिकग्नाइज हो रहा है कि एटलीस्ट कुछ एक लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्योंकि पहले के टाइम में तो ये भी नहीं था कि कोई लॉ होता था या कुछ ऐसा कंसेप्ट था, तो वहां पे जो भी हायरार्कियल लोग थे, ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे या जो क्षत्रियास थे, वो जो रूल बना देते थे वो पूरा सोसाइटी जो थी हमारी वो फॉलो करती थी। उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं था। बट देन अब एटलीस्ट अगर किसी ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है किसी भी लोअर कास्ट के इंसान के साथ या फिर किसी भी ऐसे इंसान के साथ जिसको रिलीजियस बेसिस पे या फिर रेसिज्म के बेसिस पे ऐसा इनइक्वल ट्रीट हो रहा सॉरी इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो एटलीस्ट वो जाके अपनी कंप्लेन तो फाइल कर सकते हैं। This recognition of equality includes some of the provisions in the Indian Constitution. अब हम इसमें चार provisions पढ़ेंगे। पहला provision क्या है हमारा, that every person is equal before the law। ठीक है, जितने भी लोग हैं सब इक्वल हैं लॉ के सामने। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन दी है, from the president of the country to counter a domestic worker has to obey the same laws। लॉ किसी के लिए भी बदलता नहीं है, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन ही क्यों ना हो, जो कि हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं, ठीक है, एज पर द रूल बुक हाईएस्ट पोस्ट वो होल्ड कर रहे होते हैं, चाहे वो ही क्यों ना हो और चाहे एक डोमेस्टिक वर्कर ही क्यों ना हो, दोनों के जो मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी लॉ के नज़रों में, कानून के नज़रों में, वो इक्वल होगी और दोनों के लिए लॉ सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई क्राइम कर दे रहे हैं तो उनको वो क्राइम से मतलब माफ़ कर दिया जाएगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, या फिर उन्हें वो जो सज़ा मिलेगी वो कुछ कम अमाउंट में मिलेगी, और अगर जो डोमेस्टिक वर्कर है वो कोई क्राइम करे तो उन्हें डबल ट्रिपल अमाउंट में सज़ा मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा प्रोविजन दिया गया है वो क्या है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो हमारा दूसरा प्रोविजन क्या पढ़ रहे हैं हम, कि कोई भी इंसान अपने धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट या फिर वो कहाँ उन्होंने जन्म लिया है उसके आधार पर, और वेदर दे आर मेल और फीमेल, इन सब के बेसिस पे वो कोई भी जो पर्सन है उसे डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं किया जा सकता है कि जस्ट बिकॉज यू आर from a certain community or you are from a certain religion or you are from a certain race, तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बिहेवियर हो जो बाकियों के साथ ना हो, ठीक है, तुम्हारा जो राइट टू इक्वालिटी है वो हैम्पर हो। अब इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ कितना ज़्यादा किसी किसी ऐसा इंडियन स्टेट्स में
अलग ही बिहेव कर दिया जाता है, उनको इंडिया का कंसिडर ही नहीं करते हैं लोग, कभी कभी उन्हें चाइनीज बोलने लगते हैं। तो ये सब रेसिस्ट जो कमेंट्स हैं वो उनके राइट टू इक्वालिटी को हर्ट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मुहिमें चली हैं जहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो लोगों से बोलते हैं कि हमें प्लीज़ अपने ही देश का कंसिडर किया जाए, इंडिया हमारा देश है, हमें इतना एलियनेट क्यों कर दिया जाता है, हमें एज एन एलियन ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, हम चाइनीज़ नहीं हैं, हम इंडियन हैं। बट देन लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो यहाँ पे जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो दो बेसिस पे हो रहा है, एक रेसिज्म हो रहा है और दूसरा द प्लेस ऑफ बर्थ। ऐसे ही मेल एंड फीमेल, आज भी अगर आप बहुत से ऐसे इंटरव्यूज देखेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि जेंडर डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, जो पेमेंट ऑफ वर्क है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा वेरी करता है ऑफ अ मेल पर्सन एंड अ फीमेल पर्सन। स्पेशली अगर आप कुछ ऐसे इंटरव्यूज देखें जो बहुत ऐसे फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस करती हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि पेमेंट कितनी वेरी करती है, जो मेल लीड होते हैं और जो फीमेल लीड होते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा थर्ड प्रोविजन क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड प्रोविजन। जो हमारा थर्ड प्रोविजन है वो है every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets। तो अब जो हर इंसान है, अब आपको लगेगा कि मैम इसको स्पेशली लिखने की क्या जरूरत थी, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है कि अगर कोई चीज पब्लिक प्लेस है इट मीन्स वो पब्लिक के लिए है, तो वहां पे तो पब्लिक ही जाएगी ना। बट देन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है और अगर आप ऐसे ये लेटर वैदिक एरा से स्टार्ट कर दें पढ़ना और आप ब्रिटिश एरा तक पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक प्लेसेस वर नॉट फॉर एवरीबडी। पब्लिक प्लेसेस जो थे उस पर डोमिनेंस था, किनका डोमिनेंस था उस पर? जो हायर कास्ट लोग थे। लोअर कास्ट लोगों को पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस नहीं था, वो कॉमन वेल्स नहीं यूज कर सकते थे, वो कॉमन बेदिंग घाट्स नहीं यूज करते, स्पेशली द दलित कम्युनिटी, वो कॉमन बेदिंग घाट्स नहीं यूज कर सकते थे, वो ट्यूबवेल नहीं यूज कर सकते थे, मतलब वो भले पानी के बिना मर जाएं, बट देन जो वाटर रिसोर्स एक हायर कास्ट इंसान यूज कर रहा है उसको वो नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि अगर वो उसे टच कर देगा तो इन टर्म्स ऑफ दी सो कॉल्ड सोशल नॉर्म्स वो अनटचेबल, मतलब फिर उसके बाद वो अपवित्र हो जाएगा, सॉरी इम्प्योर हो जाएगा वो जो पर्टिकुलर रिसोर्स जिसे वो एक दलित कम्युनिटी का इंसान टच कर देगा। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी, फिर इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस प्रोविजन को काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए ये, मतलब जब लॉज बने तब ये स्पेशली ध्यान में रखते हुए इससे रिलेटेड लॉज बनाए हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस है उस पर किसी को भी रोक टोक नहीं कर सकते। इवन अ दलित एंड somebody from the higher community can use the same let's say water resource, they can sit in the same park, they can travel in the same commute। तो इन सब चीजों में किसी भी तरह का भेदभाव एग्जिस्ट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हम देखेंगे कि फोर्थ हमारा क्या है प्रोविजन। फोर्थ प्रोविजन है हमारा अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी को स्थगित या फिर कह सकते हैं कि कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। अब अनटचेबिलिटी क्या होती है? आपने सुना होगा छूत अछूत जातियां होती हैं, वो भी इट वॉज अ कंसेप्ट विच वॉज रिलेटेड टू द दलित कम्युनिटी पीपल एंड इट वॉज क्रिएटेड बाय द हायर कास्ट पीपल कि मतलब वो उनको छूना नहीं है, अगर वो छू लें तो फिर आप तुरंत जाके नहाएंगे, और अगर कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से है तो वो इंसान पूरा नहा के अपने कपड़े चेंज करके अपना जनेऊ तक चेंज करेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाता है फिर वो अपवित्र हो जाता है क्योंकि उनको किसी निचली जाति के इंसान ने छू दिया। तो ये जो इतना एक रिजिड और एक इतना ब्रूटल कंसेप्ट था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश और इलीगल घोषित कर दिया गया। तो अगर अब कोई किसी लोअर कास्ट इंसान को इन नज़रों से ट्रीट करे या फिर इस तरह से ट्रीट करे तो उस इंसान के पास पूरा अधिकार है कि वो जाके कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के अगेंस्ट कि इसने मुझे इस तरह से ट्रीट किया है एंड आई फेल्ट अनइक्वल इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी और द पर्सन व्हाटसोएवर। तो ये हमने 4 प्रोविजंस पढ़ लिए। अब हम देखेंगे
कि गवर्नमेंट ने किन 2 तरीकों से ट्राई किया है इक्वालिटी को एग्जिस्ट करने का, इम्प्लीमेंट कराने का, ठीक है। ways in which the government has tried to implement equality. फर्स्ट लॉज के थ्रू किया है, सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। पहले लॉ के थ्रू किया है और सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने ट्राई किया है इम्प्लीमेंट करने का इक्वालिटी को, प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स। सर्टेन ऐसे लॉज हैं, हमारा आर्टिकल 14 to 18 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल है, अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो 14 to 18 हमारा आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी का है, वो डिफरेंट प्रोविजंस कंटेन करता है कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, अनटचेबिलिटी वगैरह, और क्या क्या इक्वालिटी के राइट्स आपके पास हैं। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to the laws, the government has also set up several schemes. Government different schemes बनाती है जिससे ये जो डिस्पैरिटी है, जो ये गैप हो चुका है सोसाइटी में क्रिएट, उसे ब्रिज कर सके। इसी में से एक जो सबसे पहला गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा माना जाता है, वो है मिड डे मील का कंसेप्ट, मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम क्या होती है कि सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में बच्चों को कुक्ड लंच प्रोवाइड होगा, ठीक है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने ये इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सारे स्कूल्स, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि सारे एलिमेंट्री जो भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये 6 महीने के अंदर अंदर ये जो योजना है ये लागू हो जानी चाहिए। तो अब इससे इनइक्वालिटी इक्वालिटी पे क्या असर पड़ा? This program has had many positive effects. This include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending schools. अब ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिलता था, तो इस हिसाब से फिर वो अटेंड नहीं करते थे स्कूल। बट अब क्योंकि उन्हें खाने को मिल रहा है, तो वो एक तो इस कह सकते हैं इस तरह से भी अटेंड करते हैं कि हम पढ़ने जाएंगे और खाने को भी मिल जाएगा। और टीचर्स भी ये कहती हैं कि पहले बच्चे क्या करते थे, लंच ब्रेक के बाद अपने घर भाग जाते थे, बट अब क्योंकि उन्हें खाना मिल रहा है तो वो खाना भी यहीं खाते हैं एंड देन दे फर्दर कंटिन्यू विद द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। तो इससे ये होता है कि उनकी जो अटेंडेंस है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. मम्मियाँ जो हैं उनकी भी टेंशन खत्म हो गई है इसकी, कि मतलब उनको पहले इतना इंटरप्ट करना पड़ता था, बट देन नाउ दे डोंट हैव टू इंटरप्ट इनटू देयर फूड related needs, and then they can also do whatever work they want to do. और ऐसे ही this program has also helped reduce caste prejudices because children of, सबसे important ये 2 चीज़ें हैं, इसका जो effect है, children of all caste in the school eat this meal together and quite a few places, and Dalit women have been employed to cook the meal. सारी कास्ट के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो इससे उनके मन में ये चीज़ें नहीं आएंगी कि ये छोटा है या ये बड़ा है, कास्ट वाइज या जैसे भी सब एक बराबर है। प्लस पहले के टाइम में क्या होता था कि दलित वुमेन का हाथ का बनाया हुआ कोई भी अपर कास्ट इंसान कंज्यूम नहीं करता था, बट अब दलित वुमेन को भी एम्प्लॉय किया जाता है मिड डे मील स्कूल्स में, ताकि वो भी खाना बनाए एंड देन उनका बनाया हुआ खाना सब लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कोई अपर कास्ट हो या वो कोई लोअर कास्ट हो। The midday meal program also helps reduce the hunger of poor children who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. बच्चों की जो न्यूट्रिशन है वो भी प्रॉपर मिलेगा, प्लस उनकी अगर भूख मिटी रहेगी तो वो बेटर अपने एजुकेशन में भी कंसंट्रेट कर पाएंगे। While government programs play an important role in increasing quality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children, there continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend.
Even today, there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal, even though the law requires it. तो क्या होता है कि आज भी दलित बच्चों को उस इनइक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाता है. जो स्कूल्स हमने अटेंड किए हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता था, इसीलिए हमारे लिए इजी था. बट देन जो पुअर लोग हैं, जो इतनी अच्छी एजुकेशन या कुछ प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, उसमें आज भी दलित बच्चों को ऐसे ट्रीट कर दिया जाता है कि उनकी डिग्निटी को हर्ट हो जाता है, कि वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ें, वो अलग बैठ के खाएं, वो टैप ना यूज़ करें. तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब या गूगल पे जाके. तो आज भी भले स्कीम बन गई है, भले लॉ में कोई चीज़ अनइक्वल है, बट देन जो पहला मुद्दा आता है वो ये है कि क्या ग्राउंड रियलिटी भी वही है. लिख देने से चीज़ें ग्राउंड पे कितनी बदल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और केसेस देख के लगता है कि कोई बहुत वास्ट चेंज आज भी नहीं है. वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली. तो जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है तो फिर लोग उससे समझ क्यों नहीं रहे हैं कि किसी को अनइक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए. उसका सबसे पहला रीजन ये है कि जो माइंडसेट है, जो एटीट्यूड है, वो सबसे स्लोली चेंज होता है. ठीक है, तो लोगों को अब ये चीज समझनी चाहिए कि हम सब इक्वल हैं. वी शुड not be treating anybody with discrimination or with any such थिंग जिससे उसकी पर्टिकुलर इंसान की डिग्निटी को अफेक्ट हो. ये सारी चीज़ें अब हमें समझने की ज़रूरत है. एंड ये भी कि अब अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो बात सिर्फ सोच बदलने तक की नहीं होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की भी होती है. अगर हम किसी की अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, उसे पढ़ने नहीं दे रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो कल को वो इंसान अपना जो बिट है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में उसमें बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to you, and you will read more about this in this book. ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भले ही इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ऑन पेपर्स एग्जिस्ट करता है, बट उसे इम्प्लीमेंट करना आज भी एक बहुत बड़ा टास्क है. कैसे है वो आगे हम इन किताब में और भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे. बट देन हमें ये चीज़ समझनी है, जो सिंपल सी चीज़ है, कि कोई भी आपसे इन्फीरियर या फिर सुपीरियर नहीं है. एक जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसे हमें बहुत ही ज़्यादा एडमेंट होके फॉलो करना चाहिए कि दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू फॉलो सो दैट एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली, गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दे आर लिविंग देयर लाइफ पीसफुली एंड हैप्पीली. अब हम देखते हैं कि इक्वालिटी के इश्यूज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्वालिटी के इश्यूज हमारी कंट्री में ही हुए हैं कास्ट सिस्टम को लेके. नो, देयर आर अदर कंट्रीज जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीवियर लेवल पे इनइक्वालिटी के केसेस हुए हैं. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज के साथ अब हम मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर में. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist. The truth is that many democratic countries around the world, the हाँ, तो सच ये है कि ऐसी बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड में जहाँ पे ये इक्वालिटी का जो इशू है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमेशा आएगा आपका यूएसए का, क्योंकि यूएसए में जो रेसिज्म लेवल है वो 99% है. वहाँ पे जिस तरह से एशियंस को, इंडियंस को ट्रीट किया जाता है बहुत ही ब्रूटल तरीके से, जस्ट बिकॉज
हम ब्लैक हैं या हम ऐसे थोड़े हमारा कलर अलग है या हमारे अपीरियंसेस अलग हैं, उस हिसाब से बहुत ही हाई लेवल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि पहले के टाइम में ये अफ्रीकन के साथ क्या करते थे अमेरिकन। The African Americans, whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa, continue to describe their lives today as largely unequal. अफ्रीकन अमेरिकन को आज भी अपनी लाइफ लार्जली अनइक्वल लगती है। क्यों लगती है? दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन लेट 50s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर treated extremely unequally in the USA and denied equality through law. तो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वह स्लेव्स बन के आए थे अमेरिका में, बट देन जो स्लेव्स आए थे वो मतलब एज एन एंसेस्टर, फिर धीरे 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 उनकी फैमिली अमेरिका की ही सिटीजन हो गई। बट देन उनको इतना अनइक्वली ट्रीट किया जाता था एज इफ दे आर सम फॉरेनर्स। जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनको जैसा इंडिया के लोग ट्रीट करते हैं, सेम वैसा ही होता था कि तुम मतलब ये तो अमेरिका के नहीं हैं एंड ये इक्वल नहीं है, दे आर ब्लैक स्किन। तो ये लोग सेम स्कूल्स में नहीं जाते थे, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाते थे। अगर बस है तो उसमें या तो सबसे पीछे बैठेंगे, और अगर कोई वाइट मैन एंटर करता है तो ये लोग खड़े हो जाएंगे, उसे अपनी जगह दे देंगे। तो ऐसी बहुत सारी ब्रूटल अनइक्वल चीज़ें होती थी यूएसए में भी, जो कि आज भी काफ़ी हद तक एग्जिस्ट करती हैं, कंप्लीटली कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो जाता ये जो इक्वालिटी अनइक्वालिटी का जो इशू है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, वही जो मैंने आपको बस वाला एग्जाम्पल दिया कि या तो उन्हें पीछे बैठना पड़ता था या तो कोई वाइट मैन एंटर हो जाता था तो उन्हें खड़े हो जाना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे रोजा पार्क्स के बारे में। रोजा पार्क्स की वजह से ही जो सिविल राइट्स मूवमेंट है ना वो स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं कि रोजा पार्क्स की वजह से वो कैसे स्टार्ट हुआ। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, वो बहुत थक गई थी अपने पूरे दिन के काम से, और वो बस में उन्हें सीट मिल गई थी तो वो बैठ के आ रही थी। तो एक वाइट मैन आया, और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक नॉर्म था कि अगर कोई वाइट मैन या कोई भी ऐसा वाइट पर्सन एंटर करता है तो द ब्लैक मैन हु इज सिटिंग और द वुमन हैज टू स्टैंड अप एंड गिव देयर सीट। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगी, क्योंकि वो एक तो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, प्लस शी वॉज वेरी टायर्ड फ्रॉम लॉन्ग डे एट वर्क, सो शी रिफ्यूज ऑन 1 December 1955। तो जिस दिन उन्होंने ये चीजें रिफ्यूज करी ना, उसके बाद एक ह्यूज एजिटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद और लोगों की ये चीजें समझ आने लगे कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जितने भी अफ्रीकन थे उनके साथ कितना अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, वो इसे डिजर्व नहीं करते हैं। और अनइक्वल ट्रीटमेंट भी क्यों? उन्होंने कोई क्राइम नहीं करा, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा, जस्ट बिकॉज फ्रॉम द वे दे लुक और फ्रॉम वेयर दे बिलोंग, इस वजह से उन्हें इस वजह इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट मिल रहा था, विच वॉज वेरी रॉन्ग। तो इसके बाद जब उन्हें ये रियलाइजेशन हो गया तो आया सिविल राइट्स मूवमेंट, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन ने अपने हक की बात रखी, अपना जो उनको राइट था उसकी बात रखी कि उन्हें क्या क्या चीजें चाहिए। और उसके बाद आ गया सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, जिसने क्या क्या किया, प्रोहाइबिट कर दिया डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। उसके बाद जो सिविल राइट्स एक्ट था उसने एक तो ये मना कर दिया कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रेस, रिलीजन और नेशनल रिलीजन के बेसिस पे। एंड देन स्कूल जो हैं वो सबके लिए खुले रहेंगे, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे ही क्यों ना हो, और उनको कोई जरूरत नहीं है आप सेपरेट या दूसरे स्कूल्स अटेंड करने की, वो जो वाइट बच्चे हैं उनके साथ भी स्कूल अटेंड कर सकते हैं। तो सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद जो सिविल राइट्स एक्ट आया 1964 में, उसमें ये प्रोविजंस आए। पर जैसा कि हमने पढ़ा कि मिड डे मील स्कूल में इंडिया में कि मिड डे मील की जो स्कीम है वो तो गवर्नमेंट ने लागू कर दी, बट देन आज भी दलित बच्चों को गलत ट्रीट किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे सिविल राइट्स एक्ट में गवर्नमेंट ने ये तो बोला कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बट देन मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो पुअरेस्ट थे कंट्री में, ठीक है। और मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन वो सिर्फ अफोर्ड कर सकते थे गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें बहुत ही कम फैसिलिटीज होती थी, एंड वो पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स वहां पे पढ़ाते थे। अगर उसे कंपेयर किया जाए जहाँ पे वाइट बच्चे जाते थे, जो कि कहाँ जाते थे, प्राइवेट स्कूल्स में, और या फिर जो हाईली रेटेड हाईली
क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाने वाले स्कूल्स थे। तो वो जो डिस्पैरिटी थी ना, उसको चाहे लॉज में बदल दिया गया हो, बट वो डिस्पैरिटी आज भी कंटिन्यू हो रही थी। अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में चैलेंज क्या है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी कंट्री को आप ये नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है, कुछ ना कुछ फ्लॉज निकल ही जाते हैं। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle or recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी कंट्री को आप इक्वल नहीं बोल सकते हैं, एंड देन वहाँ पे हमेशा कम्युनिटीज होंगी जो अपना आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करने का या फिर अपने हक के लिए और अपने हक के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल्स चालू ही रखती हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हम 21st सेंचुरी में हैं, आज भी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है, आज भी LGBTQ+ कम्युनिटी के मूवमेंट्स चलते रहते हैं, जिसका मेन रीजन ये होता है, आज भी आप देख सकते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी के लोग जो हैं, LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट्स के लिए, उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे जो विमेन है वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करती हैं, आज भी दलित कम्युनिटीज अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसा चलता रहेगा। जो कंप्लीट डेमोक्रेसी या कंप्लीट इक्वालिटी है वो अभी भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। सो आई गेस विद दिस वी हैव completed the chapter. So thank you for watching and please stay tuned to our channel. ये हमारे SST सेक्शन की पहली वीडियो है। इसके आगे भी हम SST रिलेटेड वीडियोस डालते रहेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो जाए, आपको एक्स्ट्रा बर्डन जो SST का लगता है वो ना लगे। ठीक है, थैंक यू।